ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को इस वीडियो में बहुत तगड़े तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो मैंने इसमें मिस किया है, सभी फॉर्मूले इसमें कवर कर दिए हैं एंड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सबको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये वैलिड होता है फॉर पॉइंट और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। और ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, है ना, हमेशा एक दूसरे को, दो मास आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये वीकेस्ट फोर्स होता है, बहुत कमजोर फोर्स होता है, ठीक है। इसे प्रूफ नहीं किया जा सकता, बस वेरीफाई किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी प्रूफ बट वेरीफाई ओनली। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, दैट इज एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसा कि हम लोग जानते हैं ना, एफ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा, ठीक है। ये लॉन्ग रेंज होता है, सेंट्रल होता है और कंजर्वेटिव होता है। हम लोग जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमारा ग्रेविटेशन फोर्स आता है ना। सो लॉन्ग रेंज होगा, काफी दूर तक लग सकता है, ये जितना भी दूर तक हो वो लग जाएगा। सेंट्रल होता है, सेंटर पे लगता है और कंजर्वेटिव होता है। ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। और ये जो है मैं आपको बता देता हूँ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मेडिएटेड बाय ग्रेविटॉन होता है, ठीक है। ग्रेविटॉन से मेडिएट होता है और ये ऑब्वियसली एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था इसके बारे में। तो देखो, फोर्स का फॉर्मूला ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा G m1 m2/r²। जी हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11, ठीक है। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये यूनिट तो आप लोग खैर यहाँ से निकाल ही सकते हो। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसका डायमेंशन। भाई बहुत बार इसका डायमेंशन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन आप लोग इससे आराम से निकाल सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, दैट इज m-1 m-1 L3t-2, ठीक है। आपसे कभी कभी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मास जिसमें कि -1 हो, ठीक है। ऐसा कौन सा डायमेंशन है आपका, जैसे कि आपको A B C D इस तरीके से दे देगा, उसमें एक G रहेगा, ठीक है। और आपको बोल देगा कि इसमें से किसमें कौन है जिसमें मास का पावर इनवर्स आता है, ठीक है। ऐसा आपसे दे सकता है, तो फिर आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज कैपिटल G चला जाएगा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमें, यानी कि फोर्स को, सो दैट इज -G m1 m2। और देखो, यदि यहाँ पे आर कैप लिख रहे हैं, देखो आर कैप यानी कि यूनिट वेक्टर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, सो दैट्स वाई यहाँ पे आर का स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग वेक्टर लिख रहे हैं तब इस आर का डायमेंशन लेना पड़ेगा, तब वहाँ पे इस केस में नीचे में r³ आएगा, तब ये कट जाएगा और नीचे r² बचेगा, तब हमारा डायमेंशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको किया जा सकता है और ये चीज़ आपका वेक्टर फॉर्म है ना। यदि हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, फोर्स ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। नाउ इसमें एक चीज आता है सुपरपोजिशन थ्योरम। ये कब लगाते हैं, जब एक से ज्यादा मास अवेलेबल हो, दैट मीन्स इफ मोर देन 2 मास प्रेजेंट, तब क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं ना एक तरीके का, कि इस तरीके से है, यहाँ पे एक मास है, दूसरा मास है, तीसरा मास है, चौथा मास है, इस पे फोर्स लगाना है, मतलब नेट फोर्स निकालना है। सो इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, ठीक है, और इसके वजह से इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका फोर्स निकाल सकते हैं और इन सब का जो वेक्टर एडिशन करके जो नेट फोर्स आएगा वो कंसीडर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम का क्या मोटिव है या क्या कहता है ये वो मैंने आपको बता दिया। मोर देन 2 मास प्रेजेंट हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 1 मास पे हम लोग दूसरे के इन्फ्लुएंस की वजह से निकालते हैं, यही कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम। जैसे कि यहाँ पे देखो, A है, B है, C है, D है, तो B जो है ये F1 फोर्स लगा रहा है अट्रैक्टिव, C जो है वो आपका F2 फोर्स लगा रहा है अट्रैक्टिव, D F3 फोर्स लगा रहा है। F नेट क्या हो जाएगा, A पे 3 फोर्स लग रहे हैं ना, F1 F2 F3, तो इन सभी का जो नेट बनेगा F1 + F2 + F3, नेट वेक्टर एडिशन करेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ है सुपरपोजिशन थ्योरम, इतना सिंपल सही है। चलिए एक तरीके का क्वेश्चन आता है ऐसे परसेंटेज वाला क्वेश्चन, परसेंटेज चेंज, कि इफ डिस्टेंस इंक्रीज बाय 300% देन परसेंटेज चेंज इन फोर्स, तब परसेंटेज चेंज कितना होगा फोर्स में। तो देखो, डिस्टेंस 300% से इंक्रीज हुआ है, इनिशियल डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 100%, दैट इज 1, तो फाइनल डिस्टेंस कितना होगा, 300 से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, तो 300 से इंक्रीज हुआ, यानी कि फाइनली जो डिस्टेंस होगा वो 400% हो जाएगा, दैट इज 4। और हम लोग जानते हैं कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, बाकी सब चीज़ तो कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट से हमें उतना मतलब है नहीं। सो देखो, हमें निकालना क्या है, चेंज इन फोर्स। देखो यहाँ पे 300% है ना, बड़ा है, तो बड़ा में हमें मैनुअली करना पड़ेगा इस तरीके से। यदि छोटा परसेंटेज चेंज होता तो डायरेक्ट वहाँ पे हम लोग एरर एनालिसिस लगा सकते थे, यानी कि छोटा यदि चेंज होता तो उस केस में डेल्टा F/F हो जाता और 2 डेल्टा D/D, इस तरीके से हम लोग उस केस में कर सकते थे। पर यहाँ पे क्योंकि बड़ा चेंज है तो हमें मैनुअली अच्छे से करना पड़ेगा।
तो इस केस में देखो डेल्टा एफ बाई एफ ही निकालना हमें, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई तो होगा ही, वो हम लोग लास्ट में कर लेंगे। सो डेल्टा एफ को एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल कर सकते हैं, और ये जो नीचे वाला है ये तो एफ इनिशियल ही है, ठीक है। सो देखो एफ फाइनल क्या हो जाएगा, 1 बाय डी फाइनल का स्क्वायर, और एफ इनिशियल माइनस, और ये हो जाएगा माइनस एफ इनिशियल क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय डी इनिशियल का स्क्वायर, और नीचे एफ इनिशियल है तो 1 बाय डी इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा। सो देखो फाइनल क्या था, डी फाइनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4। सो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये चीज़ें हैं। 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 16 आ गया, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 15/16 इंटू 100, ठीक है। 100 किया ताकि इससे परसेंटेज आ जाए, और इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 93.7%, और क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये बताएगा डिक्रीज, ठीक है। तो यदि डिस्टेंस को इतना इंक्रीज करेंगे 300% से, तो जो फोर्स है वो 93.7% से डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली वो हमें समझ में भी आता है, क्योंकि डिस्टेंस को यदि इंक्रीज करेंगे तो फोर्स तो डिक्रीज ही हो जाएगा ना। देखो एक और एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे ये देखो, इस एग्जांपल में ट्रायंगल बना हुआ है, या मास है या मास है या मास है। सो ये दोनों आपस में अट्रैक्टिव लगा रहा होगा इधर, और ये दोनों आपस में अट्रैक्टिव लगा रहा होगा इधर, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं यदि 60 डिग्री पे है तो √3f हो जाएगा नेट फोर्स, ठीक है। ये दोनों का यदि मैग्नीट्यूड सेम है तो, सो √3 और f क्या हो जाएगा, g(m²/a²), सिंपल सी बात है। दूसरा एग्जांपल इस तरीके का है जिसमें जीपी सीरीज लगता है, ठीक है, आप लोगों को जीपी सीरीज पता होगा। तो एफ नेट इसमें क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर मास पे हमें फोर्स निकालना है दूसरे मासेस की वजह से, तो इस पे यदि निकालना चाहें तो इसकी वजह से कितना आएगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, सबके इन्फ्लुएंस के कारण कितना आएगा, तो ये हो जाएगा g(m²/1), पहले इस इतना डिस्टेंस का लेंगे, फिर इतना डिस्टेंस का लेंगे, फिर इतने डिस्टेंस का लेंगे, इस तरीके से चलता जाएगा। सो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 8 का स्क्वायर 64, इस तरीके से चलता जाएगा। सो gm कॉमन ले लिया हमने, gm², यहाँ पे आ गया हमारे पास ये, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 + 1/4 + 1/16, तो जीपी सीरीज चलता जाएगा। तो इसी को हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। सो पहला टर्म है हमारे पास 1, ठीक है, 1 माइनस, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास, कॉमन रेशियो हो जाएगा हमारे पास 1/4, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ना कि 1/16 डिवाइडेड बाय 1/4 यदि कर दें तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाएगा, दैट इज 1/4, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ऑब्वियसली इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये 4/3 GM इसका आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जीपी सीरीज का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट यदि देखें तो हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को मैंने स्मॉल जी से लिख दिया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जैसा कि हम लोग स्मॉल जी से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा ही होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल उसी ऐसा होता है, तो मैंने यहाँ पे जी से ही इसको डिनोट कर दिया। आप चाहो तो आप इसको आई से भी डिनोट कर सकते हो। तो देखो पॉइंट मास के लिए तो सिंपल सा gm/r² हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक ही मास को कंसिडर करते हैं, ठीक है, याद रखना। इसका यदि डायमेंशन देखा जाए तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये फोर्स बाय मास होता है, ठीक है। सो आप एक ही मास को हम लोग कंसिडर करते हैं, तो पॉइंट मास के लिए हो जाएगा g = gm/r²। होलोस्फीयर का यदि वेरिएशन देखें तो देखो आउटसाइड तो सिंपल सा है, जो भी इसका डिस्टेंस रहेगा सेंटर से, सो gm/r² हो जाएगा। सरफेस पे यदि देखें तो ऑब्वियसली जो भी डिस्टेंस है यहाँ पे सरफेस का जो रेडियस है वो हो जाएगा gm/r², है ना। इनसाइड देखें तो होलोस्फीयर में ध्यान देना ये 0 हो जाता है, ठीक है। आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो इनसाइड, या बोल दीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल दीजिए, यदि ये 0 है तो सिंपल सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स भी 0 ही होगा। सो होलोस्फीयर के इनसाइड में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है ना। ग्राफ की बात करें तो देखो यदि इसमें g और r मैग्नीट्यूड लिया है मैंने यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड में यदि ग्राफ देखें तो ये ऐसे बनता है इस तरीके से। यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, ये सीधा यहाँ से चालू होता है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला इनसाइड पोर्शन है, ये वाला आउटसाइड पोर्शन है, और ये वाला जहाँ पे r = r यानी कि ये सरफेस वाला पोर्शन है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। सो इनसाइड तो 0 है, आउट जो भी है आउटसाइड ही है, और आउटसाइड कैसा वेरिएशन चल रहा है, इनवर्स वेरिएशन चल रहा है। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, है ना। और यदि इसका वेक्टर में पूछ लिया जाए तो ग्राफ उल्टा बनता है, इस चीज़ को याद रख लेना, है ना। मैग्नीट्यूड लिया था इसलिए हमने ग्राफ को पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में लिखा, यदि वेक्टर यदि दे देता तो वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब देखो यार इंटेंसिटी या फोर्स आपसे वेक्टर में गिवन पूछा गया हो तो वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो अट्रैक्टिव है, इस वजह से वो नेगेटिव में चले जाता है वेक्टर फॉर्म में, है ना। हमने यहाँ पे भी देखा था, ये देखो फोर्स जो है वो नेगेटिव में चल जाता है, कब? जब हम लोग इसे वेक्टर फॉर्म में ले रहे होते हैं।
नाउ सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर में आउटसाइड पे तो वही सिंपल रहेगा जो भी सेंटर से डिस्टेंस है, जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पे भी वही रहेगा, जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अंदर में थोड़ा चेंज हो जाता है, इसमें अंदर में जीरो नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा जी एम आर स्क्वायर इंटू एक्स। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है, जी एम आर क्यूब इंटू एक्स, जी एम आर क्यूब इंटू एक्स। अब यहाँ से डायमेंशन भी मैच कर सकते हो, तो एक्स से एक डायमेंशन कटेगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। सो इनसाइड जो है वो इंटेंसिटी हो जाता है आपका जी एम एक्स बाय आर क्यूब। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए ना। इसका यदि ग्राफ देखा जाए तो ये इनसाइड कैसा है, इनसाइड जो है वो तो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, तो इनसाइड आपका लीनियर ग्राफ बनेगा और आउटसाइड आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का इसमें ग्राफ मिलता है। और ऑब्वियसली वेक्टर साइन में पूछ ले जाए तो इसको उल्टा देना, है ना। तो ये था हमारे पास सॉलिड स्फीयर का। नाउ रिंग के बारे में देखें तो देखो रिंग का यहाँ पे एक एक्सिस पे, पर्टिकुलर एक्सिस पे कितना होगा, तो ये सिंपल आसानी से निकाला जा सकता है। देखो इसको ना इससे रिलेट कर लेना, इस वाले से इसको रिलेट कर लेना। कैसे रिलेट करना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, देखो ऐसे रिलेट करना है इसको। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था जी इक्वल्स जी एम एक्स बाय आर क्यूब। यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस लेना है आपको, ये वाला डिस्टेंस लेना है। तो देखो ये वाला यदि आर है और ये स्मॉल आर है तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, दैट इज रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। बस वही करना है यहाँ पे भी। यहाँ पे जो ये जी निकाला है हमने, इसमें भी सिंपल है, जी एम लिखो और ये वाला आर कर देना। ये वाला जो आर देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला आर ऊपर में एक चिपकाओ और नीचे में उसका क्यूब कर दो। बस यहाँ पे देखा था हमने क्यूब लिया था ना इसमें, तो यहाँ पे भी हमें बस इस वाले का क्यूब कर देना है। तो उसको क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और देखो रूट को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्यूब करेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, है ना। और वही चीज़ देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसको इस तरीके से रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हो इस वाले से, है ना। और यदि इसका ग्राफ देखा जाए तो इसका कुछ अलग सा ग्राफ बनता है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ा आपका इस तरीके से कर्व है, देन फिर ऐसा ग्राफ है ना। इस तरीके से जाके कुछ ऐसा ग्राफ बनता है इसका। और इसका आपका मैक्सिमम कहाँ पे देखने को मिलेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम आपका ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी देखने को मिलेगा आर इक्वल्स आर बाय रूट 2। जब ये जो आर है, ये आर, ये आपका आर इक्वल्स आर बाय रूट 2, ठीक है, यहाँ पे मतलब होगा आर बाय रूट 2 पे, तब आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। और देखो इस सर्कल के यदि सेंटर पे देखा जाए तो यानी कि आर यदि 0 कर दोगे तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है ना। अब हम लोग देख लेते हैं आर्क का। आर्क है यहाँ पे, इसका कुछ मास होगा m। ठीक है, आर्क का मास होगा m और हमें यहाँ पे निकालना है ये वाला डिस्टेंस, मान लेते हैं r डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है, तो बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है, सिंपल सी बात है। g इक्वल्स हो जाएगा जी एम आर स्क्वायर और बस एक चीज चिपका देना यहाँ पे, साइन थीटा बाय 2 बाय थीटा बाय 2। थीटा क्या, जो भी इसका एंगल बन रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, जी एम बाय आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 बाय थीटा बाय 2, बस बात खत्म। और देखो यदि थीटा 90 डिग्री हो, यानी कि क्वार्टर रिंग, इस तरीके का रिंग बन रहा हो, है ना, कुछ इस तरीके का रिंग बन रहा हो, यानी कि थीटा 90 डिग्री हो, क्वार्टर रिंग हो, तो यहाँ पर 90 पुट कर दो, तो वहाँ पे आंसर आ जाएगा 2√2 पाई, 2√2 बाय पाई जी एम बाय आर स्क्वायर। और यदि थीटा 180 डिग्री हो, यानी कि कुछ इस तरीके का हाफ रिंग बन रहा हो, तो वहाँ पे फिर आंसर आ जाएगा 2 बाय पाई जी एम बाय आर स्क्वायर। जो भी थीटा आपका दिया हो, 60 डिग्री दिया हुआ हो, जो भी हो, आप लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी। ठीक है, देखो एक दो टर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक टर्म होता है आपका ग्रेविटी फ्री स्पेस, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फ्री। ग्रेविटी फ्री स्पेस यानी कि जहाँ पे जी इफेक्टिव आपका 0 हो, यानी कि फोर्स ड्यू टू प्लैनेट वो आपका 0 हो रहा होगा। और ग्रेविटेशनल फ्री दैट मीन्स आपका कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, ग्रेविटी फ्री यानी कि जी इफेक्टिव 0 है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर इधर एक जी लग रहा है, इधर एक जी लग रहा है, दोनों कट गए आपस में, तो जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट नीचे एक्सेलरेशन जी से जा रहा है तो हमें वेटलेसनेस फील होता है। ठीक है, यदि ये नीचे से जा रहा होगा तो इसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास, यदि हम लोग जानते हैं ना, जी माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका नीचे लगता है जो जी है, और यदि एक्सेलरेशन भी जी के बराबर है तो नेट एक्सेलरेशन जी माइनस जी विच इज 0 हो जाएगा। उसी के कारण से जी इफेक्टिव 0, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस, यानी कि हमें वहाँ पे वेटलेसनेस फील होता है। तो ये होता है इस ग्रेविटी फ्री स्पेस टर्म का मीनिंग। और ग्रेविटेशनल फ्री यानी कि जहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लग रहा है, जैसे कि स्पेस है ना, स्पेस या कोई भी हम लोग मीडियम ले लें जहाँ पे कोई ग्रेविटेशन नहीं है।
तो वो होता है ग्रेविटेशनल फ्री। तो ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट थे, आपसे क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो जाओ तो मैंने आपको बता दिया। नाउ एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन कितना होगा? सिंपल सी बात है, देखो अर्थ सरफेस हम लोग जी नॉट ले रहे हैं, ठीक है। जी नॉट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जी एम बाय आर स्क्वायर, सिंपल सा, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है ना। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस आर को इधर उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा जी नॉट आर स्क्वायर इक्वल्स जी एम। इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे जी एम को हमें रिप्लेस करना होता है स्मॉल जी से, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो डेंसिटी के टर्म्स में देखा जाए तो यदि हम लोग यहाँ पे इस मास को डेंसिटी के टर्म्स में लिखें, डेंसिटी इक्वल्स होता है मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम है ना, और वॉल्यूम इक्वल्स हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये सभी वैल्यू यहाँ पे यदि हम लोग पुट करें तो हमारे पास जी नॉट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आ जाएगा 4/3 पाई रो जी आर। सो देयरफॉर यहाँ से ये सब तो कांस्टेंट है, तो देयरफॉर हमारे पास जो जी है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा रो और आर के, ठीक है। तो यदि यहाँ पे यदि पूछ लिया जाए कि डेंसिटी कांस्टेंट है तब कैसा वेरिएशन होगा जी और आर के बीच में, तब उस केस में लीनियर वेरिएशन होगा। लेकिन यदि पूछ लिया जाए मास कांस्टेंट है तब कैसा वेरिएशन होगा जी और आर के बीच में, तब फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वेरिएशन होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। स्मॉल जी जो है, स्मॉल जी ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये तो मास ऑफ प्लैनेट है ना, मास ऑफ अर्थ है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। और याद रखना जी एट मून, जो चांद का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 6 गुना कम होता है अर्थ से, ठीक है। सो जी एट मून इक्वल्स जी एट अर्थ डिवाइडेड बाय 6। तो चांद पे जो हमारा वेट है, हमारा वेट जो हम लोग देखते हैं किसी का 60 kg किसी का 70, वो चीज़ 6 टाइम्स कम होगा, ठीक है। तो अर्थ पे यदि किसी का वेट है 600 न्यूटन, है ना, तो मून पे उसी का वेट हो जाएगा 100 न्यूटन, लेकिन मास सेम रहेगा। मास उसका यदि 60 kg है अर्थ पे, तो चांद पे भी उसका मास 60 kg ही रहेगा, इस चीज़ को याद रख लेना। बट जो उसका वेट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 60 इंटू जो जी हम लोग 10 लेते हैं जनरली, तो ये हो जाएगा 600 न्यूटन। वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे भी मास 60 kg है, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6, है ना। वहाँ पे 6 गुना, ये जी 6 गुना कम होता है, तो इससे 10 कटा, सो 10 इंटू 10 100 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। तो मास सेम रहेगा, वेट में अंतर आ जाता है। क्यों अंतर आता है? इसके कारण, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एबव अर्थ सरफेस। एबव अर्थ सरफेस क्या वेरिएशन चल रहा होगा? सो देखो एबव अर्थ सरफेस यानी कि किसी एच हाइट पे फ्रॉम सरफेस, एच हाइट पे फ्रॉम सरफेस जी हो जाएगा जी एच इक्वल्स जी एम। सेंटर से टोटल डिस्टेंस कितना होगा? आर प्लस एच का स्क्वायर, और जी एम को हम लोग जी नॉट आर स्क्वायर लिख सकते हैं जैसा कि हमने देखा। सो जी नॉट आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, और ये ऑलवेज वैलिड है, कोई सा भी हाइट हो, छोटा बड़ा हाइट जो भी हो, ये हमेशा वैलिड रहेगा। अब देखो यदि हाइट बहुत छोटा है, यानी कि 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक है, तो वहाँ पे सिंपल सा है, वो जी नॉट ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वही 9.8 बोल दो या 10 बोल दो, वही इस्तेमाल करते हैं हम लोग जी का वैल्यू। लेकिन यदि हाइट 10 से 500 किलोमीटर है, ठीक है, 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर इस तरीके का, तो वहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, तब वहाँ पे जी एच का वैल्यू हो जाएगा जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। जी एच इक्वल्स जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर, इसका इस्तेमाल करते हैं। और बिलो अर्थ सरफेस, यानी कि देखो बिलो अर्थ सरफेस डी हम लोग नीचे चले गए, और यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग पी बोल देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे पी बोल देते हैं, अच्छे से लिख देता हूँ इस पॉइंट को हमने यहाँ पे पी बोल दिया। और ऊपर से यदि देखा जाए तो वो डी डेप्थ पे है, और सेंटर से देखा जाए तो वो आर डिस्टेंस पे। दोनों का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो हो जाएगा जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर, डी के टर्म्स में, डेप्थ के टर्म्स में, और जी नॉट आर बाय आर, ठीक है। जी नॉट आर बाय आर आपका आर के टर्म्स में, ये तो सिंपल सा उसी से निकल गया, हमने देखा था ना, जी इक्वल्स जी एम एक्स बाय आर क्यूब। सो यहाँ पे जी एम को हम लोग लिख सकते हैं जी नॉट आर स्क्वायर, एक्स को लिख देंगे आर, और आर क्यूब को आर क्यूब, तो इससे ये कट गया, तो आंसर आ जाएगा जी नॉट आर बाय आर। वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमेशा ऑलवेज वैलिड है, इस चीज़ को याद रखना। ये चीज़ ऑलवेज वैलिड नहीं है, हमने यहाँ पे जो ये देखा ना, ये ऑलवेज वैलिड नहीं है, ये तो कंडीशन पे बेस्ड है कि जब आपका हाइट 10 से 500 किलोमीटर के बीच के आसपास हो, तब हो जाएगा ये तो ऑलवेज वैलिड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ आ गया होगा। नाउ वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन या शेप ऑफ अर्थ। रोटेशन के कारण क्या आता है? देखो हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो एक्सिस है, सीधा वाला हॉरिजॉन्टल, ये इक्वेटर है, और ये वर्टिकल वाला पोल है, ठीक है। और देखो अर्थ क्योंकि कंप्लीट राउंड नहीं है, हल्का ओवल टाइप का है,
सो इक्वेटर का रेडियस जो है वो ज़्यादा होता है। सो इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा होगा पोल के रेडियस से, और हम लोग जानते हैं जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। सो देयरफॉर पोल का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा इक्वेटर से, ठीक है, बिकॉज अर्थ इज ओवल। तो इस चीज़ को याद रख लेना, पोल का जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। ना यदि अर्थ रोटेट कर रहा हो तब उस केस में जी इफेक्टिव हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एट इक्वेटर और एट पोल। तो देखो अर्थ ओमेगा से रोटेट कर रहा है, यहाँ पे इसका मास m है, और ये थीटा एंगल पे है कुछ यहाँ से, इक्वेटर से थीटा एंगल पे है, ठीक है। थीटा एंगल हम लोग इक्वेटर से ले रहे हैं, इसको याद रखना। सो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg के बराबर, और इस पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, ठीक है। और इसका यदि ये वाला कॉम्पोनेंट ले तो ऊपर वाला कॉम्पोनेंट जो कि बिल्कुल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, ठीक है। ये वाला कॉम्पोनेंट लेंगे ऑब्वियसली, ये देखो ये थीटा ही होगा ना यहाँ पे। सो देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो एम जी इफेक्टिव यानी कि नेट फोर्स लग रहा होगा वो हो जाएगा एम जी नॉट, यहाँ पे इसको यदि जी नॉट लिख दें तो सही रहेगा, एम जी नॉट, ठीक है, एम जी नॉट माइनस ये वाला, ठीक है, ये माइनस ये कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। सो एम जी नॉट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ठीक है। तो एम से एम कटा, जी इफेक्टिव इक्वल्स जी नॉट ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ठीक है। सो ये हमारा एक इक्वेशन बन के आ रहा है यहाँ से। यदि इस इक्वेशन को एट इक्वेटर और पोल पे देखें तो इक्वेटर पे थीटा कितना हो जाएगा, इक्वेटर पे थीटा 0 डिग्री और पोल पे थीटा 90 डिग्री। सो इक्वेटर पे जी इफेक्टिव हो जाएगा जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। और पोल पे यानी कि कॉस 90 तो 0 हो जाता है, तो ये वाला टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर जी इफेक्टिव वहाँ पे जी नॉट के ही बराबर आएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे यदि पोल पे है कोई ऑब्जेक्ट और अर्थ रोटेट कर रहा है, कितना भी ओमेगा लगा दो उस केस में उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर यहाँ पे यदि वो इक्वेटर में है और वो रोटेट कर रहा है उसके बावजूद, फिर वहाँ पे उसको सबसे मैक्सिमम फर्क पड़ रहा होगा, ठीक है। और यदि देखा जाए कि मैक्सिमम जी कहाँ पे होगा आपका, सो मैक्सिमम जी यहाँ पे देखने को मिलता है और मिनिमम जी यहाँ पे आपका इक्वेटर पे देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइनस वाला टर्म कहाँ पे आया, आपका इक्वेटर पे आया, और कोई भी टर्म कहाँ पे नहीं आया आपका पोल पे देखो कोई भी टर्म नहीं है। सो देयरफॉर पोल पे सबसे ज़्यादा होगा और इक्वेटर पे सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट था ना। एक चीज़ आता है वेटलेसनेस, क्या होता है वेटलेसनेस एट इक्वेटर व्हेन जी इफेक्टिव इज 0, यानी कि जहाँ पे भी जी इफेक्टिव 0 हो जाए वहाँ पे वेटलेसनेस फील होता है हमें, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसमें यदि टाइम पीरियड निकालना हो, यदि अर्थ इतने ओमेगा से घूमने लग जाए कि हमें बिल्कुल वेटलेसनेस फील हो जाए, है ना, यानी कि जी इफेक्टिव 0 हो जाए, दैट मीन्स ये जी इफेक्टिव 0, सो जी नॉट इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो जी नॉट इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आएगा। यहाँ पे हम लोग ओमेगा जानते हैं ना, ये 2 पाई बाय टी होता है। सो यहाँ से टी का वैल्यू यदि निकाले उसी इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा टी इक्वल्स 2 पाई रूट अंडर आर बाई जी। यहाँ पे हमें सब चीज़ पता है, यहाँ पे हमें पाई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है विच इज 6400, शायद मैंने आपको नहीं बताया तो बता देता हूँ। जो अर्थ का रेडियस होता है वो होता है 6400 किलोमीटर्स, ठीक है, इसको याद रखना, है ना। और जी तो हम लोग जानते ही हैं। सो इस सभी का यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अराउंड 84.6 मिनट्स, ठीक है। तो अर्थ का यदि टाइम पीरियड इतना हो जाए तो अर्थ का जो जी इफेक्टिव है वो 0 हो जाएगा, यानी कि हम लोग बिल्कुल हवा में उड़ने लगेंगे, वेटलेसनेस फील होगा। और इस टाइम पीरियड पे जाने के लिए अर्थ को कितना ज़्यादा स्पीड करना पड़ेगा अपना, तो देखो यहाँ पे अभी हमारा टाइम पीरियड दिन का है 24 आवर, यदि हम लोग इसको 17 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा अराउंड 1.4 आवर, और वही चीज़ हमारे पास आता है 84.6 मिनट्स, ठीक है। तो अर्थ को 17 टाइम्स फास्टर रोटेट करना पड़ेगा, जिसके कारण से हम फील कर पाएंगे वेटलेसनेस को, ठीक है। 17 टाइम्स जब अर्थ फास्ट रोटेट करेगा तब हमें वेटलेसनेस, हल्कापन महसूस होगा। तो ये था वेटलेसनेस के बारे में। नाउ नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आना है हमें। और याद रखना नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। तो यदि ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उस केस में नेगेटिव वर्क डन होता है। और यदि कोई फोर्स नहीं दिया है तो हम लोग मानते हैं कि वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आ रहा होगा या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ रहा होगा, वहाँ पे फिर वो पॉजिटिव वर्क डन होता है, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ऑब्वियसली ये स्केलर होता है, इसका यूनिट जूल पर केजी हो जाएगा, सीधी सी बात है। या इसे हम लोग जूल को न्यूटन मीटर बाय केजी लिख सकते हैं, यहाँ से इसका यूनिट वगैरह निकाला सकता है, ठीक है। जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है रेफरेंस पे, हमें रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका 0 है,
ठीक है। बट जो आपका चेंज इन पोटेंशियल है डेल्टा यू, ये किसी भी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये सेम रहेगा किसी दो पॉइंट के बीच में, है ना। और हम लोग जनरली रेफरेंस लेते हैं इन्फिनिटी पे, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो लेते हैं, ठीक है। कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो कंजर्वेटिव फोर्स जो है, कंजर्वेटिव फोर्स ये जैसा कि हम लोग जानते हैं ये होता है माइनस डी यू बाय डी आर के बराबर, ठीक है। यहाँ पे माइनस आया था, ठीक है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन लेते हैं। कब? जब यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स आ रहा होता है। देखो तो यहाँ पे जी आ जाएगा माइनस डी वी बाय डी आर के बराबर, ये पोटेंशियल है और यू वाला पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ से देखो यू का जो वैल्यू है वो होता है एम इंटू वी, या हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा यू का वैल्यू हो जाएगा एम डेल्टा वी। कब? जब आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ रहा हो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम लोग यू इक्वल्स डेल्टा यू इक्वल्स क्यू डेल्टा वी करते हैं, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डेल्टा यू इक्वल्स एम डेल्टा वी इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। और डेल्टा यू का वैल्यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो जाता है हमारे पास जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। सो डेल्टा यू हो जाएगा आपके पास यू इन्फिनिटी माइनस यू पॉइंट, यू किसी पॉइंट का, तो यू इन्फिनिटी तो जीरो ही है, और डेल्टा यू होता है जी एम एम बाय आर। सो देयरफॉर आपका यू पी हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। और डेल्टा वी हो जाएगा आपके पास जी कैपिटल एम बाय आर, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एम नहीं होता, ऑब्जेक्ट का मास नहीं लेते हैं डेल्टा वी के टाइम पे। सो देयरफॉर किसी पॉइंट का डेल्टा वी बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा माइनस जी एम बाय आर के बराबर, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल फॉर्मूलेस थे, आप सभी को पता ही होगा ना। देखो होलोस्फेयर की बात करें तो होलोस्फेयर में आउटसाइड का पोटेंशियल होता है, सिंपल सी बात है, माइनस जी एम बाय जो भी डिस्टेंस होगा सेंटर से। सरफेस का हो जाएगा माइनस जी एम बाय जो भी आपका रेडियस है यहाँ तक। इनसाइड में यहाँ पे जीरो नहीं होता है। देखो इनसाइड में कहीं पे भी ले लो, वहाँ पे उतना ही पोटेंशियल होगा जितना आपका सरफेस पे होता है। सो होलोस्फेयर में इनसाइड का पोटेंशियल माइनस जी एम बाय आर के बराबर, यानी कि सरफेस के बराबर ही होगा, ठीक है। ये वी सरफेस के बराबर ही होता है इनसाइड में कहीं पे भी। सो ग्राफ इसका यदि मैग्नीट्यूड वाइज ग्राफ देखा जाए, है ना, और यदि देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, यदि क्वाड्रेंट में पर्टिकुलरली पूछ लिया जाए तो उस हिसाब से आप लोग ग्राफ बनाना। पर यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज ग्राफ यदि देखा जाए तो देखो अंदर तो पूरा कांस्टेंट है, इनसाइड सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा, फिर आउटसाइड रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बन जाएगा, है ना। नाउ सॉलिड स्फीयर की बात करें तो आउटसाइड वही सिंपल माइनस जी एम बाय आर, सरफेस पे भी माइनस जी एम बाय आर। इनसाइड यहाँ पे थोड़ा एक बड़ा फॉर्मूला हो जाता है, दैट इज माइनस जी एम बाय टू आर स्क्वायर इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? जो भी आपका सेंटर से डिस्टेंस है किसी भी एक पॉइंट पर, ठीक है। और यहाँ पे यदि एक्स इक्वल्स जीरो कर दे, यानी कि एकदम बीच पे सेंटर पे, तो वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एट सेंटर हो जाएगा माइनस थ्री बाय टू जी एम बाय आर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको ये वाला फॉर्मूला यदि याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ याद करें ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है आपका। और इसका ग्राफ पूछ लेगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ से आता है इनसाइड और फिर आउटसाइड तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ही बनेगा, है ना। तो दोनों का ग्राफ याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होता है ना। रिंग में बात करें पोटेंशियल की, तो देखो यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस एक्स है। सो पोटेंशियल सिंपल है माइनस जी एम बाय, ये डिस्टेंस ले लो, ये कोई वेक्टर तो है नहीं जहाँ पे वेक्टर एडिशन होगा, सिंपल सा यहाँ पे डिस्टेंस लेना है हमें, ठीक है। सो वी इक्वल्स माइनस जी एम बाय वही आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर रूट। और यदि एक्स जीरो है, यहाँ पे रिंग के सेंटर पे लेना है, तो वो हो जाएगा माइनस जी एम बाय आर के बराबर। और यदि आर्क का देखा जाए, आर्क में सिंपल है, जो भी इसका मास है उसको बस याद रख लेना, यहाँ पे पोटेंशियल वही रह जाएगा माइनस जी एम बाय आर, ठीक है। यदि आपका सेमी सर्कल भी है, यहाँ पे इस तरीके का दिया हुआ है, और सेमी सर्कल का मास यानी एम डैश है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल विच इज वी इक्वल्स माइनस जी एम डैश बाय आर के बराबर, ठीक है। यानी कि कंप्लीट मास पे डिपेंडेंट होता है इसका, इसमें कोई एंगल वेंगल का चक्कर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ मास सिस्टम, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम। सो यहाँ से देखो, यहाँ से किसी एक एच हाइट पे हम लोग इसको लेके जा रहे हैं, इस एम मास को, ठीक है। सरफेस से पहले इस सरफेस पे था, फिर इसको किसी एच हाइट पे लेके जा रहे हैं अर्थ से। सो देखो यू एच यानी कि इस पर्टिकुलर एच पे हाइट पे जाने के बाद कितना होगा उसका पोटेंशियल? ये हो जाएगा माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच। सरफेस पे कितना था? सरफेस पे था माइनस जी एम बाय आर, ठीक है। तो देयरफॉर डेल्टा यू यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली यहाँ पे आए, सो फाइनल माइनस इनिशियल ये चीज़ हो जाएगा, दैट इज इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और यदि इसी को यहाँ पे देखे जाए, हमने कुछ नहीं किया, बस इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दिया है, तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेल्टा यू इक्वल्स एन जी नॉट एच बाय वन प्लस एच बाय आर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये ऑलवेज वैलिड होता है, इस चीज़ को याद रख लेना। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने पे कितना पोटेंशियल एनर्जी लगता है, ये ऑलवेज वैलिड है। और यदि एच छोटा हो, ठीक है, आर से बहुत छोटा हो एच, यानी कि सरफेस के नज़दीक यदि हम लोग लेके जा रहे हैं,
थोड़ा ही ऊपर उठा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग जानते ही हैं डेल्टा यू जाता है mgh के बराबर, ठीक है। लेकिन यदि बहुत ऊपर लेके जा रहा है, कंपेरेबल है, यानी कि हाइट को हम लोग करीब करीब मान लो कि 3000 किलोमीटर पे लेके चले गए या 1000 किलोमीटर पे लेके चले गए, ठीक है। सो ये आर का जो वैल्यू होता है वो होता है 6400 किलोमीटर्स। तो देखो 1000, 2000 या 500 भी मान लो, तो ये कंपेरेबल होता है उससे, ठीक है। सो जो जहाँ पे यदि कंपेरेबल आ जाए तो वहाँ पे हम लोग इस बड़े वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और छोटा हो तो फिर इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। इसको याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी। दैट मीन्स वो वेलोसिटी जिसको देने के बाद किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, है ना, यानी कि प्लैनेट निकाला। सो वेलोसिटी एट विच ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम प्लैनेट ग्रेविटी, और अर्थ को एकदम स्पेस में भेज देते हैं, ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकाल देते हैं। और स्पेस याद रखना, स्पेस को हम लोग इन्फिनिटी टर्म से यहाँ पे बुलाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली इसका जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी का, और स्पीड भी वहाँ पे जाने के बाद जीरो हो जाता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है प्लैनेट का मास और रेडियस पे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी। और ये डिपेंड नहीं करता है किस पे, ऑब्जेक्ट का मास और प्रोजेक्शन एंगल। किसी भी प्रोजेक्शन एंगल पे हम लोग उसको फेंक सकते हैं, ठीक है। जो प्रोजेक्शन एंगल पे है उसको डिपेंड नहीं करता है, किसी भी प्रोजेक्शन एंगल पे फेंको, जो रिजल्ट आने वाला है वो वही रहेगा, है ना। जो कि हम लोग देखेंगे कि जैसे कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से यदि फ्री करना है तो वहाँ पे हम लोग को इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड देना रहता है। अब इसको किसी भी एंगल से फेंको, ये इतना ही रहेगा, ठीक है। सो देखो यहाँ से हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको फ्री कर रहे हैं और वी वेलोसिटी यहाँ पे दिए हैं ताकि ये स्पेस पे चला जाए। यहाँ पे हम लोग इस पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कुल मिला के इंटरनल सिस्टम पे काम चल रहा है। तो देखो पोटेंशियल इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इक्वल्स पोटेंशियल फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। अब देखो पोटेंशियल फाइनल स्पेस में जाके जीरो हो जाएगा, और काइनेटिक फाइनल स्पेस में जाके स्पीड जीरो हो गया तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल इनिशियल कितना होगा, जो भी इसका सरफेस पे था, विच इज माइनस जी एम एम बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम, और जो भी वेलोसिटी दिया हमने वी ई का स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ से वी ई आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो एम से एम कट जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 बाई आर, विच इज रूट अंडर 2 ठीक है। ये इसका वेलोसिटी हो जाएगा। देयरफॉर जो वेलोसिटी है वो रूट अंडर आर के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो रूट अंडर आर कब, जब आपका मास कांस्टेंट हो, ठीक है, और जब आपका डेंसिटी कांस्टेंट हो तब ये प्रोपोर्शनल टू आर होता है, इसको याद रखना, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग वही मास का वैल्यू अगर पुट करें, ठीक है, डेंसिटी इक्वल्स मास बाय वॉल्यूम होता है ना, सो मास का वैल्यू यहाँ से अगर पुट करेंगे डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में, सो जो प्रोपोर्शनलिटी मिलेगा हम लोग को वो इसके वेलोसिटी इक्वल प्रोपोर्शनल टू आर रूट अंडर डेंसिटी के बराबर मिलेगा, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ से कि डेंसिटी कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनल टू आर के बराबर आ जाएगा। और हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं सभी का, 2 हमें पता है, जी पता है, मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है। सो यहाँ से इसके वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, विच इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या किसी को 8√2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट है एस्केप फ्रॉम हाइट। मान लो कुछ एक हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहाँ से एस्केप कराने में कितना लगेगा, सिंपल सी बात है, इसके वेलोसिटी हो जाएगा रूट अंडर 2 बाय आर प्लस एच, जो भी इसका यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक, अर्थ के सेंटर तक हाइट जा रहा है, विच इज आर प्लस एच, वही हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और देखो यदि प्रोजेक्शन स्पीड ज़्यादा है इसके वेलोसिटी से तब क्या होगा, जब इसके वेलोसिटी दे रहे हैं तो स्पेस पे जाने के बाद स्पीड जीरो हो जाता है, लेकिन यदि वेलोसिटी ज़्यादा दे दिए तो ऑब्वियसली स्पेस पे जाने के बाद कुछ वेलोसिटी बच जाएगा, वही कितना होगा, सो वी एट स्पेस हो जाएगा रूट अंडर वी पी, जितना से प्रोजेक्ट किया उसका स्क्वायर माइनस वी पी का स्क्वायर, ठीक है, ओवर रूट, ये हो जाएगा स्पेस पे जाने के बाद वेलोसिटी। और यदि वी पी कम हो, यानी कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी कम हो, तब क्या होगा, ऑब्वियसली वो बाहर जा ही नहीं पाएगा, वो किसी एक हाइट पे जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा, है ना। वो हाइट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उस हाइट का फॉर्मूला होता है आर बाय वी ई बाय वी पी का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो हाइट यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, है ना, हाइट पॉजिटिव में आना है, और यहाँ पे -1 कर रहे हैं, यानी कि ये वाला टर्म 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना, तभी ये वाला टर्म 1 से बड़ा होगा, जैसे 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरीके का हुआ, तो ये नीचे वाला टर्म उस केस में तब पॉजिटिव आना चाहिए। सो देयरफॉर कंफ्यूजन ना आए कि वीपी ऊपर आएगा कि वीई ऊपर आएगा, सो जो बड़ा वाला है वो ऊपर आएगा, ठीक है। सो वीई यहाँ पे बड़ा होगा, है ना, और वीपी छोटा होगा, सो वीई बाई वीपी का स्क्वायर माइनस 1, ये हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखना ना। अब हम लोग देख लेते हैं केप्लर्स लॉ। ये प्लैनेट्स के लिए वैलिड है, सैटेलाइट्स के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। सो लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड्स दिया गया है इसमें। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है कि ऑल प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एट फोकाई, ठीक है। सो यहाँ पे देखो
इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरीके से प्लैनेट अर्थ के अराउंड चक्कर काटते हैं। यहाँ पे प्लैनेट है, सन के अराउंड चक्कर काट रहे हैं, जहाँ पे इसका एक आर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम रेडियस पे होगा और मिनिमम रेडियस पे होगा। ठीक है, इस तरीके के इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ या जो भी प्लैनेट है वो सन का अराउंड चक्कर काटता है। और देखो यदि इसका एक प्रॉपर सिमेट्रिक रेडियस बनाया जाए, सो जो बड़े वाले लाइन पे रेडियस आ रहा है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और इसका आधा हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस, और इस छोटे वाले लाइन को बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस, और इसका आधा हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, और ए का वैल्यू हो जाएगा, इस ए का वैल्यू सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू हो जाता है आर मैक्स प्लस आर मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 ऑब्वियसली, जैसा कि हमें दिख भी रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ एरिया के बारे में बात करें तो इसमें एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि डी ए बाई डी टी, कितना एरिया चला और कितने टाइम में चला वो चीज़ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा एरिया चल रहा है, ज़्यादा एरिया चल रहा है और यहाँ पे ज़्यादा समय भी लगेगा, सीधा बात है, तो वहाँ पे एरिया ज़्यादा और समय ज़्यादा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे एरिया कम और समय कम, दोनों चीज़ कम है आपस में, तो इवेंचुअली वो चीज़ कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये ज़्यादा दूर है। ठीक है, ज़्यादा दूर है और यहाँ पे देखो ज़्यादा ट्रेवल करना है, हम देखो यहाँ पे अर्थ है, ये सन से बहुत दूर है। यहाँ पे देखो जब ज़्यादा दूर रहता है, ये जितना सन से ज़्यादा दूर होगा उतना इसका कम वेलोसिटी होगा, और जितना सन के नज़दीक आते जाएगा जो भी प्लैनेट है उतना उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, सो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि आर इंटू वेलोसिटी ये कांस्टेंट होता है, यानी कि जितना ये रेडियस ज़्यादा दूर होगा उतना वेलोसिटी कम होगा, और जितना ये रेडियस कम होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो रेडियस कम है, सो देयरफॉर वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो कभी यही पूछ लिया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ का ज़्यादा होगा, यहाँ का ज़्यादा होगा, यहाँ का ज़्यादा होगा, तो उस केस में आप लोग इससे निकाल सकते हैं। एक और चीज़ है एंगुलर मोमेंटम बाय 2m भी कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम बाय 2m ये भी चीज़ कॉन्स्टेंट होता है इस लॉ ऑफ एरिया के लिए। ना लॉ ऑफ पीरियड सिंपल है, ये बोलता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। टी आपका टाइम पीरियड है और ए आपका याद रखना सेमी मेजर एक्सिस है, ये वाला सेमी मेजर एक्सिस। ऐसा ही हमें टाइम पीरियड का रिलेशन सेटेलाइट में देखने को मिलता है, पर वहाँ पे ये सेमी मेजर एक्सिस नहीं होता है, वहाँ पे ये ऑर्बिटल रेडियस होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पे तो ये टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू है। ठीक है, नाउ अब हम लोग देख लेते हैं सेटेलाइट मोशन। सेटेलाइट मोशन का सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, इसको याद रखना। ये जो प्लैनेटरी मोशन इलिप्टिकल पाथ का था, सेटेलाइट मोशन सर्कुलर पाथ का होता है। सर्कुलर पाथ में अर्थ के अराउंड सेटेलाइट जा रहा होता है। सेटेलाइट का यहाँ पे हमने मास m लिया हुआ है, सो इधर एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, और इधर सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा m v0 का स्क्वायर बाय r। ठीक है, ये v से चल रहा है, v0 से चल रहा है ना। देखो ये हाइट जो है सरफेस से, अर्थ के सरफेस से सेटेलाइट का हाइट है h, और यदि सेंटर से देखा जाए तो ये हाइट हो जाएगा स्मॉल r। ठीक है, सो स्मॉल r इक्वल्स r प्लस h हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल r इक्वल्स r प्लस h यहाँ से बोला जा सकता है ना। चलो एफ जी का बराबर क्या हो जाएगा, एम वी नोट का स्क्वायर बाय आर ऑब्वियसली। सो एफ जी का वैल्यू हो जाता है जी एम एम बाय आर स्क्वायर, और ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। सो देयरफॉर स्मॉल एम से स्मॉल एम कटेगा, इवेंचुअली यहाँ से वी नोट का वैल्यू रूट अंडर जी एम बाय आर के बराबर आ जाता है, और ये वी नोट है ऑर्बिटल वेलोसिटी। हमने यहाँ पे स्केप वेलोसिटी देखा था, वो था हमारे पास 2 जी एम बाय आर। ठीक है, और यहाँ पे वी नोट है ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो है रूट अंडर जी एम बाय आर। ठीक है, और इस आर को ऑब्वियसली आर प्लस एच लिख सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था, है ना। और देखो अगर सैटेलाइट नज़दीक है अर्थ के, सो देयरफॉर ये एच ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास वी नॉट इक्वल्स रूट अंडर जी एम बाय कैपिटल आर, यानी कि अर्थ के रेडियस के बराबर। सो देखो ये तो नज़दीक वाले केस में था, कंडीशनल था, ये हमेशा वैलिड होता है, इस चीज़ को याद रखना। और ये जो स्केप वेलोसिटी है और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन देखा जाए तो स्केप वेलोसिटी इक्वल्स रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है ना। और रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, 1.41, और इसी को यदि परसेंटेज में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 141% ऑफ वी नॉट। ठीक है, ये इतना होता है हमारे पास वी ई का वैल्यू। सो देयरफॉर इफ ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीज बाय 41%, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी को एक 40% से बढ़ा दिया जाए, तो फिर जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऑर्बिट से स्केप कर जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यही कहता है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। नाउ इसमें कुछ केसेस है, जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये सब चीज़ें हमें देखना है। सो देखो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के बारे में देखें तो एफ जी इक्वल्स एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एफ जी को जी एम एम बाय आर स्क्वायर और इक्वल्स एम ओमेगा स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कटा, और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, विच इज़ 2 पाई बाय टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा जी एम, और ये आर नीचे आके आर क्यू बन जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को समझना है, डायरेक्ट इस वैल्यू को याद करके कोई मतलब नहीं है,
इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लेना। सो देयरफॉर यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू आर क्यूब। ठीक है, ये जो देख रहे हो आप, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दैट इज 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम। ठीक है, इसको के करके भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। सो देयरफॉर कभी कभी हम लोग यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल्स के आर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, और के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू ये है। ठीक है, और याद रखना ये जो आर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑर्बिटल रेडियस है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट इस रेडियस को हमने आर बोला है, ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, ये इस एच वेच को मत ले लेना, है ना, और किसी भी दूसरे चीज को मत ले लेना, या कोई सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर रेडियस वगैरह कुछ नहीं है, यह है आपका ऑर्बिटल रेडियस, है ना। सो देयरफॉर यहाँ पे भी टी स्क्वायर इक्वल्स आर क्यू के बराबर आ गया। आर क्यू क्या है, कभी कभी इसी में कंफ्यूजन आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको प्रेशर देके समझाया है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। इसमें देखो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और टोटल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी एम एम बाई आर, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग जी एम एम बाई टू आर, इसमें नेगेटिव साइन नहीं होता है। और टोटल एनर्जी तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस जी एम एम बाई टू आर के बराबर। ठीक है, तीनों का यदि रिलेशन देखा जाए तो रिलेशन को आप लोग किस तरीके से याद कर सकते हो, पैकेट के फॉर्म में पी के टी करो, आगे पीछे माइनस लगाओ और पोटेंशियल में 2 करके इक्वेट कर दो, बस इस तरीके से तीनों का आपस में रिलेशन आ जाता है। ठीक है, और यदि ग्राफ देखा जाए तो काइनेटिक देखो पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव में होगा, काइनेटिक के मैग्नीट्यूड के बराबर टोटल का मैग्नीट्यूड आता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और पोटेंशियल देखो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, काइनेटिक और टोटल के नीचे में 2 आ रहा है, लेकिन पोटेंशियल में नीचे में 2 नहीं आ रहा है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, पर ये नेगेटिव में है, सो देयरफॉर ये और थोड़ा नीचे आ जाएगा। सो ये पोटेंशियल, ये ऊपर वाला काइनेटिक, ये टोटल, ऐसा इसका ग्राफ बनता है। नाउ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट देखें तो इसका मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी। ठीक है, मतलब वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट जिससे कि जो सैटेलाइट है, वही ऑब्जेक्ट बोल दीजिए या सैटेलाइट बोल दीजिए, वो अर्थ की ग्रेविटी से फ्री हो जाए। ठीक है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर ही होता है। तो यदि मूविंग सैटेलाइट है तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा वही टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर, विच इज जी एम एम बाई टू आर। ठीक है, और यदि स्टेशनरी सैटेलाइट है तो वहाँ पे देखो आपका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, और यदि काइनेटिक एनर्जी 0 है तो सिर्फ जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, काइनेटिक 0 है, सो देयरफॉर ये पोटेंशियल के बराबर आ जाएगी। इवेंचुअली आपको देखना है, समझना है अच्छे से, है ना, डायरेक्ट आप फॉर्मूला वगैरह डायरेक्ट पुट मत कर देना। ठीक है, क्वेश्चन देगा पुट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको टोटल एनर्जी देखा आपने, उसके बाद आप पोटेंशियल प्लस काइनेटिक लिखो, यदि दोनों अवेलेबल है फिर ही आप ये करना, टोटल का पूरा मैग्नीट्यूड लिखना। यदि आप देख रहे हो स्टेशनरी यानी कि वेलोसिटी 0 है तो सीधी सी बात है काइनेटिक 0 होगा, सो वहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल वाला टर्म आएगा। सो इस तरीके का कर सकते हो, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सब। इसी में हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन देखने को मिलते हैं जिससे रिसेंटली काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आए हैं। सबसे पहला है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम अर्थ सरफेस टू ऑर्बिट, यानी कि अर्थ के सरफेस पे एक सैटेलाइट है या एक ऑब्जेक्ट है, इसको किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे भेजना है जो कि अर्थ सरफेस से h हाइट पे है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, दैट इज टोटल इनिशियल इक्वल्स टोटल फाइनल। सो टोटल इनिशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल, और टोटल फाइनल तो सीधी सी बात है इस ऑर्बिट का फाइनल टोटल एनर्जी लिख देना है, जो कि हम लोग जानते हैं विच इज माइनस जी एम एम बाय टू आर, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो देखो पोटेंशियल इनिशियल क्या होगा, सरफेस पे कितना होता है, ये होता है माइनस जी एम एम बाय आर जो भी रेडियस है, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के से लिख लेते हैं। और एक्चुअली हमें यही तो चाहिए कि कितना हम लोग इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं ना, ताकि ये यहाँ पे किसी एक ऑर्बिट पे चले जाए। सीधी सी बात है, यदि हम लोग को एक वेलोसिटी दे रहे हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो देंगे ना, सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं। सो देयरफॉर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, उसको डेल्टा के लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स ये टोटल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, टोटल फाइनल कितना है माइनस जी एम एम बाय 2, और जो भी है सेंटर से इसका डिस्टेंस है इस ऑर्बिट का विच इज आर प्लस एच। सो दिस, और ये माइनस में चले जाएगा तो इधर माइनस और उधर जाएगा प्लस बन जाएगा। तो इवेंचुअली आपको इस चीज़ को समझना है, समझ रहे, रटना नहीं है आपको एंड वैल्यू। ठीक है, इस एंड वैल्यू को आपको रटना नहीं है, आपको इस चीज़ को समझना है कि कैसे हुआ ये प्रोसेस को समझना है, फॉर्मूला को रटना नहीं है। ठीक है, देखो दूसरा कंडीशन है एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज ऑर्बिट। सबसे पहला था कि हम लोगों ने अर्थ सरफेस से एक ऑर्बिट पे भेजा, अब इस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से एक दूसरे ऑर्बिट पे भेजने में कितना एनर्जी लगेगा, तो वो चीज़ हम लोग डेल्टा टी से निकाल सकते हैं, यानी कि T2 माइनस T1। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो ऑर्बिट है ये ऑर्बिट 1 है और ये ऑर्बिट 2 है, हम लोग यहाँ से ऑर्बिट 1 से ऑर्बिट 2 पे भेज रहे हैं,
तो वहाँ पे कितना एनर्जी लगेगा देने में उसको। सो देखो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि इसका टोटल एनर्जी माइनस इसका टोटल एनर्जी। सो ये हो जाएगा आपके पास T2, सो दैट इज माइनस G/2R2। ठीक है, ये R2 कंप्लीट डिस्टेंस लेना है सेंटर से लेके उस ऑर्बिट का, कंप्लीट डिस्टेंस, सिर्फ हाइट लेके मत छोड़ देना, कंप्लीट डिस्टेंस लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोगों ने जो डिस्टेंस लिया था ये वाला देखो R+H, ये कंप्लीट डिस्टेंस लिया था। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सो यहाँ पे भी T2 माइनस T1 और जो भी उसका वैल्यू आएगा उसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रोसेस को समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आंसर रटने जाओगे तो फिर हो सकता है कि भूल जाओ, है ना, ये कभी आपका दिमाग ही काम ना करे। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यदि देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका टाइम पीरियड जो है ये 24 आवर का होता है और इसकी मैक्सिमम चीज़ें जो है ना, जैसे कि आपका ओमेगा, टाइम पीरियड, डायरेक्शन, पोजीशन, ये अर्थ के जैसा ही होता है। ठीक है, यानी अर्थ के साथ साथ ये रोटेट कर रहा होता है। दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका टाइम पीरियड 24 आवर होगा। ये इस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। इसका वेलोसिटी जो होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपके पास 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन हो जाएगा इसका आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा होता है और ये कवर करता है। ठीक है, इसका जो रेंज है इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, ये 1/3 एरिया ऑफ अर्थ का कवर कर लेता है। ठीक है, ओमेगा, टाइम पीरियड, डायरेक्शन, पोजीशन अर्थ के ऐसा ही होता है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन और पार्किंग के लिए। ठीक है, और भी कई चीज़ों के लिए करते हैं बट ये दोनों मेन है। हाँ, मेनली तो कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। ये जो हाइट है, ठीक है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये अर्थ के सेंटर से देखा जाए तो ये 7 आवर डिस्टेंस पे है। सो देयरफॉर ये जो अर्थ के सरफेस से ये 6 आवर डिस्टेंस पे हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये 6 आवर फ्रॉम अर्थ सरफेस, देयरफॉर 7 आवर फ्रॉम अर्थ सेंटर, इतने डिस्टेंस पे ये होता है। एक और होता है पोलर सैटेलाइट, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोलर सैटेलाइट अबाउट पोल मूव करेगा। इसका टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है, दैट इज 100 मिनट में वो पूरा कंप्लीट कर लेगा और ये मात्र 500 किलोमीटर होता है अर्थ सरफेस से। ठीक है, तो ये था पोलर सैटेलाइट के बारे में। सो ऑल सेट, समझ आ गया होगा आप सभी को ये चैप्टर। सभी के सभी फॉर्मूलाज मैंने करवा दिए हैं। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूंगा। ठीक है भाई, इस ग्रेविटेशन का नोट्स आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।